अभी आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? मैम हेल्दी पर्सन के हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और सिक पर्सन के हेल्थ को इम्प्रूव करना। वेरी गुड। ओके, अभी चरक जी के हिसाब से हाँ, चरक जी के हिसाब से स्वास्थ्य की डेफिनेशन कौन बताएगा? हैंड रेज कर दीजिए। हाँ कविता जी बोलिए। मैम चरक जी के हिसाब से है कि अपना जो त्रिदोष है ना वो सम अवस्था में होने चाहिए, तभी वही स्वास्थ्य माना गया। अगर वो समावस्था में नहीं है तो शरीर हम रोगी हो जाएंगे। वेरी गुड। अभी मुझे सुश्रुत जी के अनुसार स्वास्थ्य की डेफिनेशन बता दीजिएगा। हाँ प्रियंका गर्ग जी बोलिए। मैम सूत्र सुना दो इसका जो। हाँ सूत्र सुना दीजिए। समदोष समग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मनेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिद्यते। अभी ओके अंकिता जी आप मुझे इसका मीनिंग बता दीजिए। मैम जिनके सभी दोष सम अवस्था में होते हैं, सारे धातु भी सम अवस्था में होते हैं, अग्नि भी, और जिनका आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न होता है उनको स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ये आत्मा इंद्रिय मन ये सही सीक्वेंस है? यस मैम। परफेक्ट, वेरी गुड। सम वेरी गुड। दोष सम मात्रा में होते हैं, अग्नि धातु और मल। हाँ अग्नि धातु और मल भी सम मात्रा में, आपका मल रह गया था, बट वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी अष्टांग आयुर्वेद जो है, तो हम लोगों ने जो अष्टांग आयुर्वेद, मुझे कौन बताएगा ये कि ये 8 कौन से हैं? 8 अंग इसके कौन से हैं? जी कविता जी बोलिए। मैम सबसे पहले काय चिकित्सा, फिर बाल चिकित्सा, बाल चिकित्सा के बाद आती भूत विद्या, भूत विद्या के बाद आएगा अपना 4 नंबर पे मैम शल्य चिकित्सा, चालक्य चिकित्सा, और फिर अगध तंत्र, फिर अपना वो उनके अंदर शल्य तंत्र और चालक्य तंत्र जुड़ा हुआ था, अगध तंत्र। फिर नंबर 6 पे वो धातु वाली है रसायन तंत्र, रसायन चिकित्सा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा मैम। रसायन तंत्र करेक्ट है, रसायन तंत्र। और मैम लास्ट में वाजीकरण तंत्र। वेरी गुड। अभी सुरुचि आप मुझे बताइए काय चिकित्सा में क्या आता है? अग्नि चिकित्सा मैम। अग्नि चिकित्सा। बाल रोग चिकित्सा में वंदना जी बता दीजिए क्या आता है? बच्चे का जन्म से पहले और उसके बाद शिशु से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो बाल रोग चिकित्सा में आते हैं। हाँ यानी गर्भावस्था से लेके आता है। जी ठीक है, गर्भावस्था से लेके शिशु से संबंधित। ठीक है। सुरुचि जी आप बताएंगे भूत विद्या में क्या आता है? हाँ जी मैम, भूत विद्या में मैम मेंटल और इलनेस आती है, मतलब मानसिक और विकार आता है। वेरी गुड। अभी मुझे कौन बताएगा कि शल्य चिकित्सा में क्या आता है? शल्य यानी क्या? अंकिता जी बोलिए। मैम सर्जरी। सर्जरी आता है, वेरी गुड। फिर शालक्य चिकित्सा में क्या आता है? उसमें सर्जरी आती है एंड सर्जरी ईएनटी एंड जो क्या है जो दांत का। वेरी गुड, वेरी नाइस। अस्मिता जी आप मुझे बता दीजिए अभी अगध तंत्र में क्या आता है? विष से संबंधित आता है मैम। वेरी गुड। चंदन कुमार जी रसायन तंत्र में क्या आता है? मैम धातुओं की चिकित्सा। वेरी गुड। अभी माही जी वाजीकरण तंत्र में क्या आता है? शुक्र संबंधित चिकित्सा मैम। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी मुझे हैंड डाउन कर दीजिए। अभी मुझे बता दीजिए क्विकली कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, पता है पंच महाभूतों से बना है, और उसमें क्या क्या आता है? हाँ अंकिता अग्रवाल जी बोलिए। हम दोष धातु और मल। वेरी गुड। अभी मुझे बताइए पंच महाभूतों के गुण आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे तो मुझे बता दीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आकाश के गुण बता दीजिए प्रियंका गर्ग जी। मैम एक तो मुलायम और एक सूक्ष्म, और एक था मैम इसका शब्द, और हल्का था मैम, और एक समतल था।
वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी अंकिता जी वायु के गुण मुझे बता दीजिए। मैम स्पर्श, सूक्ष्म, हल्का, रुक्ष, खुरदुरा और शीत। और शीत। यस मैम। हाँ ठीक है। वंदना जी अग्नि के गुण मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छे। अग्नि का रूप गर्म, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, हल्का, रुक्ष और चिपचिपा रहित। एकदम सीक्वेंस से लर्न किए हैं आपने। वेरी गुड। ठीक है, सुतोष्मा जी आप मुझे बता दीजिए जल के गुण क्या है। तरल, शीत, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र और रस। रस। वेरी गुड। सुरुचि जी पृथ्वी के गुण क्या है। मैम गंध, ठोस होता है और चिपचिपा रहित होता है, सख्त, दृढ़ और भारी। स्थूल। स्थूल। परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, सभी लोगों के लिए जिन्होंने आंसर्स दिए ना, वेरी गुड, रियली हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे से किया है आप लोगों ने। ठीक है, अभी मुझे जनरल बता दीजिएगा हैंड डाउन करके। अभी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे बता दीजिएगा वात हमारे शरीर में कहाँ होता है। अब हैंड रेज कर। हाँ अंकिता जी बोलिए। मैम वात होता है नेवल के नीचे। वेरी गुड। सुरुचि जी आप बता दीजिए पित्त कहाँ होता है। छाती और नाभि के मध्य में। वेरी गुड। कविता धनकर जी कफ कहाँ। मैम गले से ऊपर वाले हिस्से में, या चेस्ट से ऊपर वाला बोल सकते हैं। वेरी गुड। सितोष्मा जी अब मुझे बता दीजिए कफ से कितने प्रकार के रोग होते हैं। बाकी के लोगों ने जिन्होंने अब भी आंसर दिया वो हैंड डाउन कर दीजिए। जी जो 20 प्रकार के रोग होते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी माही जी पित्त से कितने प्रकार के रोग होते हैं। 40 से 50 मैम। वेरी गुड। सानू तिवारी जी वात से। मैम 80 प्रकार के रोग। अभी मुझे बता दीजिए कि वात जो है वो कौन से दो महाभूत से बने हैं। ठीक है, सानू तिवारी जी बोलिए। आकाश और वायु। वेरी गुड। वंदना जी पित्त कौन से महाभूत से बने। अग्नि और जल से। अंकिता अग्रवाल जी कफ कौन से महाभूत से बने हैं। वाटर एंड पृथ्वी। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो हम लोगों ने हैंड डाउन कर दीजिए। बहुत अच्छा। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था ना तो वो सारा रिवाइज हो गया। ठीक है, सुरुचि जी हैंड डाउन कर दीजिए। विल स्टार्ट। तो अब हम लोग जो त्रिदोष है हमारे शरीर में, वात जो हम लोगों ने देखा था कि नाभि के नीचे है उस एरिया में। सानू जी हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। तो वहां तो वात जो है मेन उसका प्रधान उस जगह पे रहता है। बट अदरवाइज हम लोगों ने देखा है कि वात तो हर जगह रहता है। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वात, पित्त और कफ तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। वात या वायु ये दोनों ही शब्द संस्कृत में वा गति गंध न हो धातु से बने हैं। वा गति गंध न हो, इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करता है वह वात कहलाता है। तो देखिए ना, वात वायु की वजह से ही गति होती है। सारा जो सर्कुलेशन है या हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह हर एक चीज जाती है वो वायु की वजह से ही है। इसलिए जो गति है वो वायु की वजह से है। और जहां कहीं भी गति होगी, एक्शन होगा तो उत्साह जरूर होगा। वात के बिना दूसरे दोष पित्त और कफ पंगु है, क्योंकि वात ही इन दोषों तथा मलों को अपने अपने स्थान पर स्थिर रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्यत्र पहुंचाता है। आयुर्वेद अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात का प्रकोपित होना है। अभी देखिए पंगु है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा है कि वात के बिना पित्त और कफ पंगु है। वात है जो हर एक चीज एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर में लेके जाता है। तो देखिए अभी पित्त है या कफ है, ये दोषों के ये दोषों की वजह से जो कुछ भी होता है
वो जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वात तो लगने ही वाला है, वायु लगने ही वाला है। बिना वायु के पित्त और कफ एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि वात के बिना पित्त और कफ ये पंगु है, ये सिर्फ अपने अपने उतने ही जहां पे वो निर्माण होते हैं, क्रिएट होते वहीं पे रहेंगे, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको वात की जरूरत है। इसीलिए कहा गया है कि वात के बिना पित्त और कफ जो है ये पंगु है। ठीक है। फिर कहते हैं कि आयुर्वेद अनुसार शरीर के सभी प्रकार के रोगों का कारण वात का प्रकोपित होना है। बराबर है, वात अगर प्रकोपित हो गया तो पूरा उसकी अगर गति बहुत बढ़ गई या बहुत कम हो गई तो कफ और पित्त दोष में भी आपको प्रॉब्लम दिखेगा, क्योंकि वात की वजह से तो कफ और पित्त जो है वो काम करते हैं, वो अपनी जगह इधर से उधर चीजें जाती है। तो वात में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो आपको याद रखना है कि वात में गड़बड़ी हुई तो ये दोनों दोषों में भी इम्बैलेंस हो जाता है। नर्वस सिस्टम के सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी वात से ही होता है। ये देखिए वात कितना इंपॉर्टेंट है। वात के बिना पित्त और कफ पंगु है, ये एक बता दिया। सभी रोगों के मूल कारण जो है, मूल कारण है कौन है, तो वात है। तो मूल कारण वात है। और फिर नर्वस सिस्टम जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नर्वस सिस्टम के सभी जो काम है वो उसका जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो वात करता है। वात का विशेष गुण क्या है, तो योगवाहिता, जिसका अर्थ है अन्य दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना। तो वात क्या करता है, पित्त से संयोग करेगा, कफ से संयोग करेगा और फिर उनके गुणों को धारण करता है, वो उनके गुणों को लेता है और फिर वो अपना कार्य करता है, हर जगह उसे ले जाता है, दूसरे दोषों को भी। उनके गुणों के वजह से हमारे शरीर में अलग अलग कार्य होते हैं, इसलिए इसे योगवाहिता कहते हैं, क्योंकि वात ही पित्त को इधर से उधर लेके जाएगा, पित्त के गुणों को या कफ के गुणों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स है, मसल्स है, हर एक चीज जो है वो अच्छे से काम करती है। इसीलिए वात का विशेष गुण क्या है, तो योगवाहिता। इस प्रकार जब वात पित्त दोष से संयोग करता है तो उसमें दाह, उष्णता और पित्त के गुण आ जाते हैं। तो देखिए पित्त के गुण हम लोगों ने देखे तो वो क्या है, दाह निर्माण करता है, हीट जनरेट करता है, उष्णता, ये पित्त के गुण है। जब वात पित्त दोष के संयोग में आता है तो उसमें ये सारे जो गुण है वो आ जाते हैं। उसी तरीके से वात का जब कफ से संयोग होता है तो वात के जो गुण है, कफ के जो भी गुण है, शीतलता है, क्लेद देना है, स्टिकीनेस देना है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो उसमें आ जाती है। तो वात ऐसा है जिसके साथ रहता है ना वो उसके जैसा होता है। कुछ कुछ लोग होते हैं देखिए कि इनके साथ रहे तो उसके जैसा होता है, उधर गए तो उसके जैसा होता है, तो उनकी सेट पर्सनालिटी नहीं होती है। वो जिस माहौल में जाएंगे और जिस व्यक्ति के साथ रहेंगे वो उस हिसाब से हो जाते हैं। वात भी वैसा है, वात अगर पित्त के साथ रहा तो पित्त के गुण लेता है, वात अगर कफ के साथ होगा तो वो कफ के गुण से ले लेता है। बेसिकली इट इज वेरी एडजस्टिंग, अकोमोडेटिंग, ऐसा है। फिर वात के प्रकार, वात यानी वायु है तो उसके प्रकार भी 5 है। जैसे वायु हम लोग कहते हैं प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। अभी ये सीक्वेंस आयुर्वेद में दिया गया है तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। अभी वात के गुण फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं कि एक गुण क्या है, हर एक दोष के आपको गुण पता होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये हम लोग बहुत बार रिवाइज करने वाले हैं। तो उसका श्लोक देख लेते हैं। वृक्षः शीतौ लघु सूक्ष्म चलो या विशदः खरः विपरीत गुणैः द्रव्यैर्मारुतः संप्रशाम्यति। तो वात का गुण क्या है, हम लोगों ने देखा था, वृक्ष है, शीतौ यानी शीतल है, लघु यानी हल्का, सूक्ष्म यानी सटल, चल
वायु तो हमको पता है, भगवत गीता में भगवान ने भी बोला था। वायु का कंपैरिजन वहां पे किससे किया गया था भगवत गीता में, बताइए। भगवत गीता में वायु का कंपैरिजन किस चीज से किया गया था, किससे कंपेयर किया गया था? मन से। मन से। मन से। वेरी गुड। वायु चंचल है, वैसे हमारा मन भी चंचल है, तो मन कंट्रोल करना वायु के उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि चलोय यानी चंचल है। फिर वो है विशद, विशद यानी चिपचिपा रहित। वायु तो ड्राई होती है, राइट। फिर है खर यानी खुरदरा होता है। ये सब जो है ये वात के गुण है। तो वात के गुण कौन से हैं? वृक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। ये वात के गुण है। आपको सीक्वेंस से याद रखना है, इसी तरीके से याद रखना है आपको। जब वात सम अवस्था में होता है तो इन गुणों का अनुभव नहीं होता है। उत्साह, श्वास लेना, श्वास छोड़ना आदि कर्मों से ही वात की उपस्थिति का पता चलता है। तो जब वात बैलेंस स्टेट में रहता है ना, तो हमको समझ में नहीं आता इन सारे जो प्राण है इनमें क्या चल रहा है क्या नहीं। अपना हमेशा हर एक कार्य बड़े स्मूथली चलते रहता है। जैसे हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं, कुछ भी करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, जोश रहता है, एंथुजियाज्म रहता है, ब्रीदिंग हमारा अच्छे से चालू होता है, उसके लिए हमको कुछ अलग नहीं करना पड़ता है। जो भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से कर लेते हैं। डे टू डे जो भी हमको काम करना होता है बिल्कुल अच्छे से करते हैं। ये कब होता है? जब वात एकदम समावस्था में होता है, न ज्यादा न कम। पर जब वात प्रकोपित होता है यानी उसमें जब गड़बड़ होती है, फिर कम ज्यादा कुछ भी हो जाता है, तो तभी रुक्षता और लक्षण शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो उसमें क्या दिखता है हमें? रुक्षता आदि लक्षण ऐसे अलग अलग चीजें दिखते हैं। यानी वात के ये जो गुण हैं, वृक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, ये सारे गुण ये थोड़े क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। लेकिन जब वात प्रकोपित हो जाता है तो ये जो सारे जो गुण है ना ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या होता है? रुक्षता यानी बहुत रूखापन, हमारा स्किन बहुत रूखी हो जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है, दुबले हो जाते हैं। देखिए जिन लोगों में वात बहुत ज्यादा है, अभी यहाँ पे हाँ हम लोगों ने ये भी देखना है कि मैं वात प्रधान हूँ, पित्त हूँ या कफ हूँ। इधर आप एक के हो सकते हैं या तो दो हो सकते हैं, वात पित्त या वात कफ, इस तरीके से भी हो सकते हैं। या तो आप में वात की प्रधानता नहीं है, तो ये सारी जो लक्षण हम लोग देख रहे हैं ना, ये आपको कुछ भी नहीं दिखेंगे। तो सबने अभी एनालाइज करना है कि मेरी प्रकृति वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, या तो फिर कौन से दो दोषों मेरे इसमें ज्यादा है, या तो एक दोष या तो दो दोष प्रधान हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है। तो जो वात प्रधान होते हैं ना मोस्टली, तो उनकी ना स्किन थोड़ी ड्राई होती है, दुबले होते हैं, बौनापन उनमें दिखता है। अगर ये प्रकोपित हुआ तो बौने यानी हाइट अच्छे से उनकी नहीं बढ़ती है, शुष्कता, बहुत ड्राइनेस, नींद की कमी, नींद बिल्कुल नहीं आती है, बहुत ही कम आती है, नींद ही नहीं लगती है। और हम लोगों को नॉर्मल होता है कि अरे मैं कब सोऊं, मुझे नींद ही इनफ नहीं मिलती है। तो ऐसे शीतलता, तो शरीर में कंपन होता है, थोड़ी शीतलता तो ठीक है, लेकिन जब वात बहुत बढ़ जाता है तो क्या होता है कि शरीर कांपने लगता है, जकड़न यानी जोड़ों में ना ऐसे वो ये होता है, कट कट की आवाज आती है, स्टिफनेस हमको फील होता है, उठना बैठना चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शीतल पदार्थों का सहन न कर पाना, तो कोई भी ठंडी चीज ना खा ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल एकदम झंझनाट हो जाती है। फिर है लघुता, हल्कापन, चंचलता, संधियों में गति, मन की का अस्थिरता, यानी संधियां जो होती है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत कटकट कटकट की आवाज आती है, विशद में भी वही बोला है, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इजी नहीं होती है, पेन होता है। मन की अस्थिरता, मन बड़ा चंचल रहता है, अस्थिर हो जाता है। विशद और चिपचिपाहट, संधियों में कटकट की आवाज, यानी हमारे जॉइंट्स में एक लिक्विड जो कार्टिलेज के वहां पे होना ही चाहिए उतरा, तो हमारी जो मूवमेंट है वो स्मूथ होगी, अच्छी होगी, पेन नहीं होगा। लेकिन जब वात बढ़ जाता है तो ये जो लेयर होती है
वो कम होती है, एंड विद टाइम क्या हो जाता है कि वो ड्राई होने लगती है और फिर वो कट 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 आवाज आने लगता है, विच इज नॉट गुड। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए जब ये आवाज आता है ना कि मेरे शरीर में वात बढ़ गया है, विच इज नॉट गुड। फिर है खर, यानी खुरदुरापन, ड्राई हो जाते हैं। फिर अभी वात का मूल स्थान क्या है, तो डियोडेनम है। मैंने ये पिक्चर सिर्फ इसलिए डाला है कि डियोडेनम कहाँ है, अगर किन्हीं को पता चाहिए तो हमारा ये जो आमाशय है, स्टमक है, हाँ, उसके बाद ये डियोडेनम इधर आता है। ठीक है, तो वात मेनली कहाँ होता है, तो डियोडेनम में होता है। वात का मूल स्थान पक्वाशय है, यानी डियोडेनम है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि वात का मूल स्थान क्या है। अन्न का मल भाग जब पक्वाशय में आता है तो वात उत्पन्न होता है। तो जब अन्न स्टमक से जाके जब डियोडेनम में आता है तब वात उत्पन्न होता है, ऐसा कहा जाता है। फिर वात के प्रकोपित होने के कारण, अभी पहले तो हम लोगों ने ये देख लिया कि वात के गुण क्या है। फिर वात प्रकोपित जब होता है तो क्या होता है, तो शीतलता, यानी बहुत उसके जो गुण है, शीतलता है, लघुता है, चंचलता है, ये सारे बहुत बढ़ जाते हैं। तो अभी हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मुझ में वात बढ़ा है, ऐसा अगर मुझे लग रहा है तो क्यों बढ़ा है ये पता होना चाहिए। अगर क्यों बढ़ा है ये पता होगा तो ही हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं, अभी मेरे में वात नहीं बढ़ा है तो वात नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं प्रिकॉशन क्या लूं, क्यों लूं या क्या लूं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि है वेगरोध, यानी जब भी हमको सपोज मल आ रहा है, यानी स्टूल जाना है, अगर हमको मोशन पास करनी है, यूरिन पास करनी है या छींक, ये अगर हम लोग जब भी रोक के रखते हैं ना, कुछ कुछ लोगों को आदत होती है तो बाहर जाते हैं, स्पेशली लेडीज करते हैं ये कि बाहर जाते हैं तो टॉयलेट्स वगैरह अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए वो कंट्रोल करते हैं, तो इससे वात बढ़ता है। अगर आपको मोशन का सेंसेशन आया, यूरिन जाना है, टॉयलेट जाना है, तो बिल्कुल जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए, वरना वात बढ़ता है। छींक, अगर छींक आ रही है, छींकनी आनी, दबाना नहीं है। स्वाभाविक इच्छाओं को दबा कर रखना, हमारे मन में इच्छाएं होती है तो हम लोग जब बहुत दबा के रखते हैं तो ऐसा कहते हैं, उससे भी वात ये बढ़ता है। फिर खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही फिर कुछ खा लेना, यानी हम कहीं, अगर हम लोगों ने खाना खा के हम लोग निकले, फ्रेंड से मिलने या कहीं कहीं क्या गए, तो उन्होंने खाना खा दिया, फिर से कुछ तो खाने के लिए, अरे मैं अकेले क्यों खाऊं, आप भी खा लो मेरे साथ, थोड़ा सा खा लो करके हम लोग फिर से उनके साथ थोड़ा सा खा लेते हैं। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि अरे मैंने खाना खाया, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। भूख लगने से पहले ही हम लोग फिर से खा लेते हैं, क्यों, तो सामने वाले का मन रखना है। तो ऐसी चीजें हो जाती है। तो जब भी पहला जो खाना खाया है वो पचने से पहले अगर हम लोगों ने कुछ खा लिया तब भी वात बढ़ता है। तो याद रखना है, पूरा पहला डाइजेस्ट होने देना है, फिर ही हमको खाना खाना है। तो भूख लगेगी तब खाना है। रात को देर तक जगना, ये तो आजकल बहुत कॉमन होता है, रात को देर तक जगते हैं, सुबह इसलिए जल्दी नींद नहीं खुलती है। तो अगर रात को जगेंगे तब भी वात बढ़ेगा। ऊंचा बोलना, बहुत जोर जोर से बोलना और बहुत ज्यादा बोलने से भी वात बढ़ता है। अपनी शक्ति की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करना, यानी एक्सर्ट करना, जैसे हम लोग योगासन करते हैं, आसन करते हैं, तो जितना हमारे बॉडी की क्षमता है ना उतना ही करना चाहिए। वो देखो कितना करती है या करता है, इसलिए मैं भी आज 2 घंटे करूंगी। अरे लेकिन अगर हमारे बॉडी की कैपेसिटी नहीं है तो क्यों आप इतना स्ट्रेच करोगे, थोड़ा 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 करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। लेकिन कोई कर रहा है इसलिए हम अपने बॉडी को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल 2-2 3-3 घंटे करेंगे, जिसकी हमारे बॉडी की को आदत ही नहीं है, तो उससे भी वात बढ़ता है। जितना करना चाहिए उतना ही आप करना चाहिए, उससे ज्यादा श्रम नहीं करेंगे। या कभी कभी एग्जर्शन जब हो जाता है ना, कभी कोई घर पे फंक्शंस होता है या गेस्ट होते हैं या ऑफिस में कुछ ज्यादा काम हो गया, तो जब एग्जॉर्शन हो जाता है ना तब भी वात बढ़ता है। फिर रूखे, तीक्ष्ण, कसैले और रसयुक्त पदार्थों की
अधिकता से। रूखा यानी जो भी ड्राई, जैसे हम लोग चपाती और ड्राई सब्जी, लीफी वेजिटेबल होगा या कुछ होगा, अगर ड्राई खा ले तो वात बढ़ता है। फिर कहते हैं तिक्त। अभी आयुर्वेद में जब तिक्त कहते हैं ना, तो तिक्त यानी कड़वा। अगर हम लोग बहुत कोई कड़वी चीजें बहुत खाते हैं तो वात बढ़ता है। फिर कसैला। कसैला यानी जैसा जामुन मैंने यहाँ दिया है कि जामुन, तो जामुन का जो टेस्ट होती है ना, वो भी बहुत अगर अधिक खाया तो वात बढ़ता है। आदि बाकी रसयुक्त पदार्थ। बहुत अधिक चिंता करना, डरना, उपवास आदि। तो जो बहुत टेंशन लेते हैं ना, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, ये छोटी छोटी चीजों पे घबरा जाते कि अरे बाप रे 6 बज गए, 6:30 बज गए, अभी तक ये ऑफिस से आने वाले थे, अभी तक आए नहीं, कुछ हुआ तो नहीं होगा। तो ये जो डरते हैं ना छोटी छोटी चीजों से, उससे वात बढ़ता है। उपवास। उपवास तो देखिए ऑलरेडी वात हमारे शरीर में है। उपवास यानी हम लोग वो पोर्शन हमारे पेट का खाली रखते हैं, यानी एक वैक्यूम या वायु वहां पे रहता है, तो उससे भी वात बढ़ता है। तो अधिक उपवास भी नहीं करना चाहिए। उपवास कीजिए, लेकिन एकदम कठोर, एकदम स्ट्रांग उपवास करते हैं ना, उस तरीके से नहीं। उपवास में भी फल खाइए, ताक या जो भी होता है वो खाते रहना चाहिए। एम्प्टी स्टमक पूरा ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। अधिक मात्रा में भोजन करना यानी ओवर ईटिंग जो हम लोग कहते हैं, उससे भी वात बढ़ता है। अधिक ठंडा भोजन करना होता है ना, कभी कभी हम लोग थक जाते हैं, बहुत भूख लगी होती है, तो फ्रिज में क्या है, अच्छा चलो ये ऐसे अभी मैं गर्म नहीं करती हूँ, वैसे ही खा लेती हूँ, और हम लोग खा लेते, तो उससे भी वात बढ़ता है। वर्षा ऋतु में इन कारणों के बिना भी वात का प्रकोप स्वाभाविक रूप से होता है। तो वात ये कौन से ऋतु में बढ़ता है, तो वर्षा ऋतु में बढ़ता है। वर्षा में वैसे ही सभी के बॉडी में वात बढ़ता है। ऊपर से अगर इन ऊपर बताए गए चीजों में से अगर आपने कुछ, तो वात और बढ़ेगा। इसलिए वर्षा ऋतु में तो आप लोगों ने बहुत केयरफुल होना चाहिए कि वात मेरा ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, अभी मुझे किन्होंने भी हैंड रेस करके दो हम लोगों ने 10 देख लिया ना, दो ये बता दीजिए, कारण बता दीजिए वात प्रकोपित होने के। हाँ, और होने के बाद हैंड डाउन कर दीजिए। सुरुचि जी बोलिए। रात को देर तक सोना, बहुत अधिक चिंता करना, डरना और उपवास रखना। वेरी गुड, हैंड डाउन कर दीजिए। और कौन बताएगा? अधिक ऊंचा बोलना, अधिक परिश्रम करना, शारीरिक शक्ति से अधिक परिश्रम करना। वेरी गुड। और मैम छींक और मलमूत्र को रोकना, और मैम अधिक ठंडा खाना। वेरी गुड। और कौन बताएगा? जी मैम, अधिक मात्रा में भोजन करना और खाए हुए भोजन से पहले फिर कुछ खा लेना। वेरी गुड। और मैम आवश्यकता से अधिक बहुत ज्यादा चिंता करने से वात प्रकोपित होता है। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया रश्मि जी, एक बार फिर से बोलेंगे? मैम मैं कह रही थी कि बहुत अधिक किसी बात को लेकर चिंता करने से भी वात प्रकोपित होता है। हाँ, चिंता करना, डरना, उपवास ही हो गया। और कोई तो बता दीजिए रश्मि जी, और बता दीजिए मुझे। मैम अधिक रुक्ष भोजन करना या तिक्त भोजन करना या सार भोजन करने से भी बढ़ता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, हैंड डाउन कर दीजिए, बहुत अच्छे। अभी हमें कैसा पता चलता है सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज की वात प्रकोपित हो गया है, उसके लक्षण। तो वात प्रकोपित होने से वात के गुणों में वृद्धि होती है। तो वात के गुण जो है, कौन बताएगा मुझे? गुण बता दीजिए जल्दी से। हाँ बता दीजिए, वैष्णवी जी बोलिए। वृक्ष, शीतल, मैम बहना, खर खर खर, चंचल, लघु। हाँ, ये वात के गुण है। तो ये सारे जो गुण है ना, वेरी गुड, इनमें वृद्धि होती है। यानी ये जो सारे गुण है, यानी अति शीतलता, बहुत शीतलता बढ़ती, चंचलता बढ़ती है हमारे इसमें, तो उनके गुणों में जो वृद्धि होती है और उनको रोगों के रूप में सामने आती है। तो क्या हो, जो इसके गुण है, रुक्षता, शीतलता, लघुता, सूक्ष्मता, चंचलता, विशदता, खरता आदि, ये जो है ये बहुत बढ़ जाते हैं। विशेष रूप से हड्डियां,
हड्डियों से संबंधित जो भी रोग होते हैं ना वो उत्पन्न होते हैं। यानी देखिए वात जो है ना ओल्ड एज में ज्यादा दिखाई देता है, बढ़ता है, उसमें ना हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हो जाता है। तो हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं ना तो वो वात के वजह से होते हैं। तो संधियों में जो रोग हमें दिखाई देते हैं या हड्डियों से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं ना वो वात के वजह से होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। रुक्षता, बहुत ज्यादा रुक्ष हो जाएगी आपकी स्किन, रुक्ष हो जाएगी, शीतलता, ठंडी बहुत लगेगी, लघुता, सूक्ष्मता, चंचलता, विशदता, बहुत चंचल, मन बिल्कुल शांत नहीं रहेगा, पढ़ाई करनी है लेकिन मन ही नहीं लग रहा है तो वात बढ़ गया है। इस तरीके से ये सारे उसके जो गुण है ना ये आपको बहुत बड़े हुए खुद में दिखेंगे, तब आपको समझना है कि मेरा वात बढ़ गया है। हड्डियों से संबंधित जो इश्यूज है सारे हड्डियां जॉइंट्स से चालू हो जाएंगे। फिर वात के भेद, आश्रय स्थान और कार्य क्या है। तो हर एक हम लोग जो पंच प्राण हम लोगों ने देखे थे ना, 5 प्राण, तो वो देख लेते कहाँ कहाँ पे है। तो प्राण जिह्वा, हृदय, कंठ, मुख और नासिका, मस्तक, ये उसके जगह है, आश्रय स्थान। अभी उसका कार्य क्या है प्राण का, श्वासोश्वास की क्रिया, मुख व नासिका द्वारा बाहरी वात का शरीर यानी वायु ग्रहण करना और वैसे ही धारण करना। फिर थूकना, छींकना, ये भी इसी के कार्य है, थूकना, छींकना, ये भी प्राण के ही कार्य है। फिर जब ये प्राण प्रकोपित होता है तो क्या होता है, तो हिचकी, बहुत हिचकी, कभी कभी हमको बहुत हिचकी आ जाती है तो हिचकी, कांस यानी खांसी, श्वास यानी दमा, श्वास की बीमारी होती है, जुकाम बहुत बार होता है, अरे अब भी होके गया था फिर से जुकाम हुआ तो जुकाम होता है। फिर स्वर भंग यानी गला बैठ जाता है। फिर भ्रम और मूर्छा यानी चक्कर आती है बहुत, मूर्छा यानी चक्कर आती है, भ्रम यानी सही से हम लोग सोच नहीं पाते, मन चंचल होता है, बहुत चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, डेल्यूजन हम लोग जो बोलते हैं ना वो दिखते हैं, वो होता है। ये हुआ प्राण। अब उदान का स्थान कहाँ है, कंठ, नाभि स्पेशली डायफ्राम के रीजन में और वक्षस्थल यानी छाती के रीजन में उदान का स्थान में कहा गया है। ये आयुर्वेद के हिसाब से है, ये आप याद रखिएगा। कंठ, अभी कंठ पे प्राण भी बोला था और उदान भी बोला है, तो ऐसे हो सकता है कि 2 जगह पे वो आएगा। कंठ का स्वर एवं बोलना यानी बोलना जो है, हम लोग जो भी बोलते हैं जिस तरीके से बोलते हैं, आवाज जो निकलता है वो उदान की वजह से है। श्वास को ऊपर की ओर ले जाना, कार्य के लिए प्रयत्न, उत्साह और बल, तो ये कोई भी काम करने के लिए जो हमको उत्साह आता मिलता है या उत्साहित रहते हैं तो वो उदान प्राण की वजह से होते हैं। जो ताकत होती है, जो हम लोग प्रयत्न करते कि नहीं मुझे नोट्स निकालने हैं, मुझे क्लास करना है, मुझे आंसर देनी है, मुझे अच्छे मार्क्स मिला के दिखाने हैं, ये सारा उदान की वजह से होता है। फिर क्या होता है, उसकी प्रकोप से क्या होता है, आंख, कान, नाक एवं गले के रोग हो जाते हैं। ऊर्ध्व जत्रु, ये हम लोगों ने घेरन में भी देखा था कि ऊर्ध्व जत्रु यानी इसके सर के ऊपर, गले के ऊपर के जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, वहां के हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उसे ऊर्ध्व जत्रुगत रोग कहा जाता है। फिर है समान। अभी थोड़ा और नीचे आते हैं तो आमाशय और पक्वाशय, वहां पे समान प्राण है। आमाशय में हम लोगों ने देखा, पक्वाशय में हम लोगों ने देखा था कौन सा, ये है वात। वेरी गुड। तो समान जो है वो आमाशय और पक्वाशय में, यानी अभी देखिए वात बोल रहे हैं कि वो कहाँ पे होता है, क्रिएट कहाँ होता है, तो ड्यूडेनम यानी पक्वाशय में होता है, लेकिन देखिए वायु, वात पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पे है और अलग अलग कार्य कर रहे हैं। फिर पाचक रस, उसके कार्य क्या है, समान के आमाशय में है, पक्वाशय में है, तो पाचक रसों के सक्रिय होने से भोजन का पृथक्करण यानी अलग अलग करना, डाइजेशन होता है या ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहते हैं ना हम लोग, कि जो भी खाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन करना पड़ता है डाइजेशन के होने के लिए अच्छे से, और उसका विभिन्न धातुओं
व मलों में वर्गीकरण। फिर जो भी ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद वो किधर किधर किस किस फॉर्म में जाएगा, वो सारा समान वायु का कार्य होता है। रस, रक्त, मांस, ये जो सारे 7 धातु है, तो इसमें कन्वर्ट करना या वहां पे ले जाना उसका काम होता है। मलों में वर्गीकरण करना यानी यूरिन और स्टूल, ये समान वायु का काम है। स्वेद वहन यानी स्वेट, हमको जो पसीना आता है, उसका भी कंट्रोल जो है वो समान वायु करता है। अभी जब इसका प्रकोप हो जाता है तो क्या होता है, अग्नि मंद हो जाती है, अजीर्ण यानी डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है। अगर अग्नि मंद हो गई, डाइजेशन वीक हो गया तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और फिर अतिसार, अतिसार यानी क्या, तो डायरिया, लूज मोशंस होते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होता है ना। समान वायु ये स्टमक और डियोडेनम से है, तो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज सारे ये लगते हैं। ठीक है, फिर है अपान। तो अपान, उसका आश्रय स्थान, चंदन कुमार जी एक 5 मिनट। अपान, उसका आश्रय स्थान क्या है, तो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, श्रोणी प्रदेश यानी हमारे जो पेल्विस है उस एरिया में है। तो पेल्विस में क्या कहा है, तो पक्वाशय, गुदा, मूत्रेंद्रिय, मूत्राशय, नाभि एवं बस्ती प्रदेश, ये सारे जगह मैंने इंग्लिश में भी दिया है। वजाइना, टेस्टिस, यूरेथ्रा, ब्लैडर जो हमारा होता है, कोलोन होता है, यहाँ से स्टूल पास होती है, तो ये सारा अपान वायु का यहाँ ये स्थान है। इसका कार्य क्या है, तो वो वहां पे है, राइट, हमारे ब्लैडर के पास है, उधर है, पेल्विस के इधर है। तो जो एक्सक्रीशन की सारी जो प्रोसेस होती है, यानी मल बाहर निकालना जो है, फिर वो स्टूल की फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में, फिर जो गर्भ धारण करना होता है या गर्भ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो अपान वायु से होते हैं। आतव एवं गर्भ स्त्रियों में ये इसका कार्य है, ये जो मेंटेन करना होता है या रिस्पॉन्सिबल मेंस्ट्रुएशन होता है, हमारे साइकिल्स जो आते हैं वो ठीक से आना, ये अपान वायु का काम होता है। तो जब अपान वायु बिगड़ जाता है तो पीरियड्स ठीक से नहीं आते हैं, मल मूत्र यानी एक्सक्रीशन हमारा ठीक से नहीं होता है। उसका जब प्रकोप होता है तो क्या होता है, अश्मरी यानी किडनी स्टोन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पथरी, वो मृतकुच्छ, भगंदर, भृगद भ्रंश आदि मूत्राशय, मलाशय व अंडकोप के रोग और मूत्र संबंधी कष्ट साध्य रोग हमें होते हैं। यानी क्या, तो किडनी स्टोन, सिंपल, ये हिंदी इतना आई डोंट नो कितना सबको समझ में आता है, मैंने इंग्लिश में डाला कि किडनी स्टोन जो होते हैं वो इसके वजह से होते हैं, अपान वायु का जब प्रकोप होता है तो उसके वजह से होता है, तो उसे ही पथरी या अश्मरी कहा गया है। फिर मूत्रकुच्छ यानी पाइल्स, भगंदर यानी फिस्ट्यूला, फिर हर्निया जो हम लोग बोलते हैं, रेक्टल हर्निया, गुदाभ्रंश, तो ये सारा जो होता है। फिर ब्लैडर, रेक्टम, टेस्टिकल्स, इससे यूरोलॉजिकल पेन, उससे सारे जो इश्यूज होते हैं वो इसके वजह से होते हैं, क्योंकि अपान वायु का प्रकोप होता है। ठीक है, फिर 5वां है व्यान। व्यान सारे शरीर में होता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है और सबसे ज्यादा विशेष रूप में हृदय प्रदेश में रहता है। उसका कार्य क्या है, तो पसीने की उत्पत्ति, नीचे झुकना, ऊपर उठना। तो ये जो नीचे झुकना ऊपर उठना जो होता है, ये जो मूवमेंट है बिना गिरे, बिना अच्छे से होना, वो व्यान की वजह से होता है। निमेश उन्मेष यानी पलक झपकना, ये व्यान की वजह से होता है। फिर जब प्रकोपित हो जाता है तो क्या होता है, तो क्रिया में शिथिलता आती है, यानी हम लोग थोड़े से ढीले हो जाते हैं कि हाँ काम करने में कभी कभी देखिए उत्साह नहीं रहता, थोड़ा सा ढीले हो जाते, जल्दी जल्दी काम नहीं होता है, हमसे कोई कार्य ही नहीं होता, तो वो हो जाता है। ज्वर यानी बुखार, अतिसार, डायरिया, रक्त पित्त, टीबी आदि सारे शरीर में पाए जाने वाले ये रोग होते हैं। तो ये मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया है। ऐसे ये पंच प्राण है, एक 3-4 बार आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा। अभी मुझे कोई ने हाथ रेज करके बता दीजिए। अच्छा चंदन जी, आपका कोई सवाल था शायद, आपका हैंड रेज है, बोलिए। जी मैडम, ये पूछ रहे थे कि अभी आपने कहा कि
अन्न जब पक्वाशय में जाता है तो वात की उत्पत्ति होती है। तो ये जो पांचों वायु है तो अन्न के पचने के बाद ही उत्पत्ति होती होगी ना, पांचों वायु की। वायु तो हम लोग ग्रहण भी करते हैं ना चंदन जी। जी जी वही पूछना है तो इस तो प्राण अलग अलग प्रकार के हैं, जी राइट। तो पक्वाशय में उसका प्रमुख स्थान बताया गया है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हर एक दोष का एक स्थान है। वात का नाभि के नीचे बताया गया है, राइट, नाभि जी के नीचे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि वात निर्माण कब होता है, यानी क्रिएट कब होता है उस जगह पे डिओडेनम में, तो जब हम लोग खाना खाते हैं तब उसके बाद वात का निर्माण होता है। तो वो कहाँ जी पे, तो वो डिओडेनम में होता है, यानी पक्वाशय में होता है। तो पांचों की वायु की उत्पत्ति तो उसी जगह ना, जो वायु। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थात वो जो हम श्वास लेते हैं बाहर से वातावरण से, उसका भी मैन वो होगा ना तब। भी उसका भी क्या, जो श्वास हम लेते हैं इन्वायरमेंट से, हाँ पांचों वायु जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अपान उदान व्यान समान, ये कारण उसका न है, भोजन से इसका रिलेशन नहीं है। देखिए वायु एक ही होता है, हम लोगों ने कार्य के हिसाब से उनको नाम दिए हैं, ये 5 प्रकार के। तो ये वायु जी यही पूछना है मेरा, ये वायु भोजन से उत्पन्न हो रहा है कि हम जो नाक द्वारा ले रहे हैं वो है? हम लोग ये ऐसे बाइफरगेट इस तरीके से नहीं कर सकते हैं चंदन जी। ठीक है मैडम, ठीक ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है मैडम। हाँ? ओके जी मैडम, हाँ जी जी हाँ ठीक है। अभी मुझे बता दीजिए, हाँ संतोषमा जी बोलिए। मैम जो प्राण का जो है ना कार्य, उसका जो फास्ट जो लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिक्का नहीं, जो फास्ट का ये जिह्वा हृदय कंठ, नहीं कार्य, स्थान नहीं कार्य, हाँ वही कार्य। ओके, श्वासोश्वास की क्रिया, वो क्या होता है मैम? श्वास ब्रीदिंग, इनहेलेशन हमारा। जी जी धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है। अभी मुझे किन्होंने भी ना जल्दी से सिर्फ बता दीजिए कि प्राण का फंक्शन क्या है। पहला जो प्राण है उसका फंक्शन क्या है, हैंड रेज कर दीजिए। अक्षय जी बोलिए। जी मैम, इनका जीवा हृदय और कंठ है मैम। उसका कार्य क्या है मैंने पूछा, फंक्शन क्या है? मैम थूकना, छींकना, और आप अभी बताया था ना ब्रीदिंग, वही कार्य है। सांस लेना, छोड़िए, जो है का द्वारा, मुख द्वारा श्वासोच्छ्वास जो हम लोग लेते हैं बाहर छोड़ते, तो वो सारा उसका काम है, वो छींकना और थूकना, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर वेरी गुड। जो दूसरा प्राण है, ठीक है, जिसे कहा गया उदान, तो उदान का कार्य क्या है? हेमलता जी कंठ का स्वर एवं मैम, श्वास को कंठ ऊपर का की ओर स्वर ले एवं बोलना, श्वास को ऊपर की ओर ले जाना, कार्य के लिए प्रयत्न और उत्साह बल देना। वेरी गुड। अभी मुझे समान का कार्य बता दीजिए। समान कहाँ होता है पहले ये बता दीजिए रश्मि जी। हेमलता जी हैंड डाउन कर दीजिए। मैम, जो हमारा स्टमक होता है, आमाशय या पक्वाशय, वहां पर समान का स्थान होता है। हाँ, तो इसलिए उसका कार्य क्या रहेगा? मैम यदि वो स्टमक में है तो जितने भी हमारे पेट से संबंधित कार्य हैं, जैसे कि पाचक रसों के सक्रिय होने से जो भोजन का पृथक्करण होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे स्टमक में यानी कि आमाशय में होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी ये पता चल गया कि वात के गुण क्या है। उसके अगर प्रकोपित हुए तो हमें कैसा पता चलेगा?
फिर ये भी बता दिया कि कौन सा वात या कौन सा वायु कौन हमारे शरीर में कहाँ पे क्या क्या काम करता है, ये भी बता दिया। अभी अगर वात प्रकोपित होता है तो वो हमें उसे किस तरीके से ट्रीट करना है या किस तरीके से हमें उसे शांत करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया है, जैसे उसके कॉजेस है ना कि क्यों होता है, उसके बिल्कुल उल्टा उसका ट्रीटमेंट होगा। अभी आप एक एक देख लीजिए। हाँ, स्नेह पदार्थों का सेवन करना, वहां पे क्या था, कॉज में क्या था, क्यों बात पड़ता है, कौन से पदार्थ खाने से, बहुत अधिक रुक्ष पदार्थ खाने से, एकदम ड्राई खाना खाने से। तो अगर आप ऐसे घी डाल के या थोड़ा सा अच्छे वो कहते हैं ना वो रोटी वाटी दाल में ऐसे ये करके सॉफ्ट करके खाएंगे तो वो वात कम हो जाएगा। उष्ण जल के स्नान करने से, स्नेह युक्त बस्ती यानी एनिमा से वात पूरा निकल जाता है। फिर मृदु विरेचन अर्थात स्निग्ध उष्ण, किन्हीं का तो माइक युक्त बस्ती क्या होता है? मैं बताती हूँ, 2 मिनट 1 मिनट बस। हाँ, स्निग्ध उष्ण मधुर अम्ल लवण रस वाले द्रव्यों से तैयार औषधि का से हल्का विरेचन करना चाहिए हमें। अभी जैसे उष्ण जल के स्नान, ठीक है, स्नेह पदार्थ हम लोग देख लिए, तो वहां पे हम लोग देखा था कि ठंडा, अगर शीतलता ये वात का गुण है, तो अगर जब वात प्रकोपित हो जाता है तो ठंडी चीजें बिल्कुल सहन नहीं होती है, ठीक है। तो जब हम गर्म जल से स्नान करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वात ये कम हो, सेटल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। फिर स्नेह युक्त बस्ती, बस्ती यानी एनीमा जो देते हैं ना, इवन डिलीवरी के पहले एनीमा देते हैं। जिन्होंने लाइक हमारे एनल रीजन में, ठीक है, गुदा प्रदेश में ट्यूब डाला जाता है और एक लिक्विड डाला जाता है औषधि युक्त, वो वहां से उस ट्यूब में डाला जाता है। तो फिर उससे क्या होता है कि पेट में जो भी होगा अंदर, पेट नहीं रेक्टम के थ्रू डाला जाता है, तो अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज होगी या जो भी मल होगा ना वो पूरा बाहर निकलता है, तो उसे एनीमा कहा जाता है। तो ये बस्ती काढ़े की होती है, तेल की होती है, तो प्रकृति के हिसाब से दी जाती है। तो अगर वात यानी ड्राइनेस बढ़ गया है, तो जब ड्राइनेस बढ़ जाता है तो जैसे स्नेह पदार्थ है यानी थोड़े ऑयली सब्सटेंसेस खाने के लिए कहा है, तो इसमें भी जो बस्ती रहेगी या एनीमा रहेगा वो ऑयल का रहेगा, क्योंकि अगर औषधि वाला देंगे जिसमें ऑयल नहीं है तो उससे वात और बढ़ेगा, ड्राइनेस और बढ़ेगा। अगर आप ऑयल का एनीमा दोगे ना तो एक ऑयलिंग, अंदर ऑयल की एक लेयर हो जाती है, एक स्मूथनेस, एक सॉफ्टनेस आ जाता है अंदर के पार्ट्स को। इसलिए वात जब बढ़ जाता है तो नॉर्मली एनीमा जब देते हैं ना तो ऑयल वाला देते हैं, तेल का एनीमा, काढ़े का नहीं देते हैं, डिपेंडिंग कितना वात बढ़ा है। फिर मृदु विरेचन, अभी विरेचन यानी क्या, तो उसमें 3 स्टेप्स हम लोग आगे देखेंगे, मैं अभी सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ कि विरेचन यानी क्या। तो उसमें 3 चीजें इस्तेमाल की जाती है, 3 स्टेप्स है। स्नेहपान यानी घी खाने के लिए लगाते हैं अलग अलग मात्रा में 5 दिन के लिए। फिर उसके बाद अभ्यंग किया जाता है। अभ्यंग यानी क्या, तो छठे दिन ऑयल का मसाज दिया जाता है, फिर से ऑयल, क्योंकि वात ये रूखा, उसका गुण है रूक्ष, खर, तो ड्राई करता है अंदर से और बाहर से बॉडी को। तो अनीमा से या स्नेहपान से हम लोग अंदर ऑयलनेस डाल रहे हैं। तो अभ्यंग से क्या होता है कि बाहर स्किन को जब ऑयल लगाते हैं तो बाहर भी एक लेयर आ जाती है, तो ऑयल मसाज किया जाता है। और तीसरा है विरेचन, जो 7वें दिन किया जाता है। तो वो जो है वो काढ़ा जैसा ही होता है, जैसा अनीमा है ना, तो वही किया जाता है कि गुदा प्रदेश से औषधि युक्त ये डाला जाता है, द्रव्य डाला जाता है, काढ़ा डाला जाता है या तेल डाला जाता है, जो भी है, ताकि अंदर जो भी मल है वो निकल जाता है। और ये प्रोसेस से क्या होता है, बहुत पूरा हल्का हो जाता है ना शरीर। तो उसके बाद डाइजेशन के लिए वहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं पेट के, तो बहुत ऐसे रिलैक्स्ड हो जाते हैं।
तो इसके लिए उसके बाद ना खाना भी जो दिया जाता है ना, तो बिल्कुल एकदम हल्का सॉफ्ट दिया जाता है। रोटी सब्जी सैलेड वो कट को ऐसा नहीं देते, बिल्कुल मऊ खिचड़ी ये देंगे, या चावल का पानी, मूंग दाल खिचड़ी, इस तरीके से खाना दिया जाता है, ताकि जो इंटेस्टाइन्स और अंदर के ऑर्गन्स को अच्छे से साफ किया गया है, तो वो थोड़े रिलैक्स हुए ना, तो उनको एकदम तुरंत हम लोग कुछ खाएंगे रोटी वगैरह, तो उसपे फिर से प्रेशर आ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आखिरी में विरेचन में बिल्कुल सॉफ्ट खिचड़ी या चावल का पानी ये खाने के लिए से बिल्कुल पीने के लिए दिया जाता है। तो उसे ये सारे प्रोसेस को ना विरेचन कहा जाता है। ये हम लोग आगे देखेंगे इन डिटेल। ठीक है स्वाति जी? ओके मैम। हाँ या ओके। अभी सिर्फ विरेचन का आपको जिस शॉर्ट में भी आपको समझ में आ गया ना कि इट इज यूज्ड फॉर वात के ट्रीटमेंट के लिए। फिर वातनाशक द्रव्यों का नस्य लेना, यानी नाक में डालते हैं ना ड्रॉप्स, उसे नस्य कहा जाता है। तो ऐसे द्रव्यों से नस्य करना है जिससे वात कम हो जाएगा या वात बैलेंस हो जाएगा। ये उपटन है, उबरन नहीं है, उपटन, स्नान, मालिश, इससे भी वात कम हो जाता है। अगर तो वात जब बढ़ता है या वात प्रधान प्रकृति अगर मेरी होगी, तो मैंने मालिश रेगुलरली करनी चाहिए, थोड़े से वार्म वाटर से स्नान करना चाहिए, उपटन लगाना चाहिए, इस तरीके से फिर वात बैलेंस हो जाएगा मेरा। वात क्लियर है सभी को या किन्हीं को कोई क्वेश्चन है वात में? तो हम लोग पित्त उपटन का कुछ बताया है स्पेशल, क्या लगाना चाहिए उपटन में? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। सुरुचि जी आपका हैंड रेस है, आपको कुछ पूछना है? नहीं मैम। हाँ नहीं, ओके। अभी पता चल गया किन किन की वात प्रकृति है और क्या करना चाहिए अगर वात प्रदान होगा तो। हाँ, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, तो हमको पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी प्रकृति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी अगर आपने देख लिया कि हाँ इनके कुछ कुछ सिम्टम्स वात के मेरे में है, लेकिन सारे नहीं है, यह हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये तो मेरे सिम्टम्स ही नहीं है, तो दूसरा दोष देख लेते हैं। देखिए इनमें आपको आपकी प्रकृति दिखती है क्या? हाँ, अच्छे से जान लीजिएगा ये हर एक चीज। अभी पित्त, पित्त शब्द संस्कृत के तप धातु से बना है। तपति इति पित्तम, अर्थात जो तत्व शरीर में ताप या गर्मी उत्पन्न करे वह पित्त कहलाता है। तो पित्त यानी क्या? ऐसा चीज जिससे हमारे शरीर में हीट निर्माण होती है। पित्त वही होता है ना, अग्नि, तो हीट निर्माण करता है, गर्मी निर्माण करता है, तो उसे पित्त कहा जाता है। हम जो भी खाते पीते हैं या श्वास के रूप में वात का ग्रहण करते हैं, उन्हें शरीर के तत्वों, दोषों, धातु आदि के रूप में परिणत करने का कार्य यह पित्त ही करता है। यानी हम लोग जो सांस लेते हैं, यानी वात या वायु जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं सांस लेते वक्त, या जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी पीते हैं, तो वो सारे शरीर में अलग अलग तरह से पहुंचाने का काम या अलग ट्रांसफॉर्म करने का काम ये पित्त करता है। जैसा होता लोहे को, ठीक है, लोहे का अगर हमें कुछ बनाना है, ठीक है, सोने का कुछ बनाना है, तो अग्नि पे हम लोग तपाते हैं और फिर उसकी अलग अलग ज्वेलरी अलग अलग फॉर्म में करते हैं, अलग अलग शेप देते हैं, अलग अलग डिजाइन बनते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने सांस ली या खाना खाया या पानी पिया, ठीक है, तो ये अलग अलग दोष या धातु या जो भी है मल, ये सारी चीजों में कन्वर्ट कौन करता है? तो पित्त करता है। ये समझ में आ गया आपको? ये क्लियर है? अगर क्लियर होगा तो थम्स अप। वेरी गुड। एक बार फिर से बता दीजिए बच्ची। जी ओके। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी पीते हैं और सांस लेते हैं, तीन ही चीजें हम लोग ग्रहण हमारे बॉडी में जाती है। एक तो वायु जाता है सांस लेते वक्त, सॉलिड फूड हम लोग जो खाते हैं वो, और जो भी लिक्विड हम लोग पीते हैं, तो हमारे शरीर में जाता है तो एक फॉर्म में जाता है ना, कि खाने का एक फॉर्म होता है, लिक्विड होता है, वायु होता है। तो पित्त क्या करता है? तो इन चीजों को इस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म करता है कि वो फिर जो हम लोगों ने खाया है, पिया या सांस ली है ना,
वो अलग अलग धातु में कन्वर्ट होता है, जिस धातु में चाहिए, शरीर को जरूरत है तो धातु में कन्वर्ट करेगा, थोड़ा दोषों में कन्वर्ट करेगा, कोई थोड़ा मल में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारे शरीर को जो जो चाहिए, जिस जिस मात्रा में, उस मात्रा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है उदित जी? पित्त। पित्त। ओके, समझ गया, वेरी गुड। अभी क्वालिटीज ऑफ पित्त, हम लोगों ने वात के क्वालिटीज देख लेते हैं, अभी पित्त। अभी मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जब नोट्स निकालेंगे ना तो वात, पित्त और कफ साइड बाय साइड इस तरीके से आप लाइन में कर दीजिएगा, और उसी तरीके से आप हमेशा रिवाइज कर दीजिए। जब निकालेंगे नोट्स, सीक्वेंस से ही आपको लिखना है, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है। तो वो एक याद से कर लीजिएगा, ठीक है। तब इसका श्लोक देख लेते हैं। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्यममलम सरम कटु विपरीत गुणैः पीतम द्रव्येराशु प्रशाम्यति। सो स्नेह, यानी स्नेह युक्त, यानी सुस्नेह यानी स्निग्ध या चिकना होता है। उष्ण यानी गर्म होता है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी हॉट जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो। फिर क्या कहते हैं? द्रव्यममलम सरम कटु, यानी पाचन, हमारे जो पाचन और जलन करने वाला होता है। तो जब पित्त हमारे शरीर में बढ़ जाता है, या ऐसे हम लोग चीजें ग्रहण करते हैं जिससे पित्त हमारे शरीर में बढ़े, तो क्या होता है? शरीर में दाह निर्माण होती है, जलन निर्माण होती है। तीव्र गति वाला तरल, यानी बिल्कुल लिक्विड, और उसका स्मेल कैसा होता है, गंध कैसा होता है? तो कच्चे मांस जैसा होता है। तो बहुत अच्छा स्मेल नहीं होता है उसका। उसका गंध कैसा होता है? तो कच्चे मांस वाला होता है। तो इसके गुण क्या है पित्त के? स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, फिर क्या है? पचन, जलन करने वाला, तीव्र गति वाला, तरल, और उसका गंध कैसा है? तो कच्चे मांस जैसा उसका गंध है। तो ये पित्त के क्वालिटीज हुए। वैसे पित्त और अग्नि भिन्न भिन्न तत्व है, लेकिन फिर भी शरीर में अग्नि का प्रतिनिधित्व यह पित्त करता है। तो अग्नि ये अलग चीज होती है, यहाँ पे कहते हैं, और पित्त अलग। लेकिन हमारे शरीर में जो पित्त है, हाँ, जैसे ओम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, हाँ, जैसे पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है, उसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि अग्नि का प्रतिनिधित्व कौन करता है हमारे शरीर में? कौन करता है? पित्त। पित्त करता है। पित्त करता है। अग्नि का, हाँ, अग्नि का प्रतिनिधित्व हमारे शरीर में पित्त करता है। अग्नि के समान ही यह शरीर में तापमान को बनाए रखता है। अब ये देखिए, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये उसके क्वालिटीज बोल सकते हैं हम कि पित्त का के क्वालिटीज क्या है, क्या क्या करता है पित्त। 2 मिनट से तो समझिए। अग्नि के समान ही यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है। तो बॉडी टेम्परेचर हमारा जो मेंटेन रहता है, वो किसके वजह से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तापमान शरीर का बनाए रखता है, वो पित्त बनाए रखता है। 3 दोषों में से, वात, पित्त और कफ में से पित्त जो है वो हमारे शरीर का टेम्परेचर बनाए रखता है। भोजन का पाचन करता है, क्योंकि अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। पित्त के वजह से ही तो भोजन पचता है। रक्त, त्वचा आदि को वर्ण या सुंदरता जैसे कहते हैं, वो प्रदान करता है। तो हमारा जो रक्त है या स्किन कलर है, स्किन टोन है, हमारी स्किन कैसी है, क्या है, तो वो किसकी वजह से होती है? तो पित्त के वजह से होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मालिश आदि करने से त्वचा में जो स्निग्धता आती है, उसका ग्रहण भी यह पित्त करता है। तो हम लोग जब मालिश करते हैं, तो जो एब्जॉर्ब करता है ना, हमारा स्किन एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो है वो पित्त की वजह से होता है। मानसिक कार्य जैसे मेधा यानी इंटेलिजेंस हम लोग जो बोलते हैं, या मेमोरी बोलते हैं, मेधा, शौर्य, साहस, हर्ष आदि का संचालन भी यही दोष ही करता है। जब पित्त अपनी सम अवस्था में नहीं रहता है, तो भोजन का पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका मेन कार्य तो पित्त का अग्नि यानी भोजन को पचाना है। तो अगर पित्त में इम्बैलेंस हुआ
तो हमारा डाइजेशन इशू चालू हो जाता है। पाचक अग्नि मंद हो जाती है जिससे कफज भाग की अभिवृद्धि होती है। तो जब अग्नि मंद हो जाती है यानी पित्त ये इम्बैलेंस हो जाता है, कम हो जाता है, तो कौन सा दोष बढ़ता है ये आपको याद रखना है। कौन सा दोष बढ़ता है? वात नहीं बढ़ता है, कौन सा दोष बढ़ता है? कफ कफ मैम। कफ। ये कैसे बढ़ रहा है? तो मैम अग्नि है ये तो। सॉरी, ये मतलब कफ का यहाँ क्या सिस्टम है? ये जो 3 दोष है ना उनके बारे में बता रहे। तो पित्त का रोल बता रहे हैं कि पित्त से क्या क्या होता है। तो अगर जब हमारी अग्नि मंद हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या बढ़ता है? तो कफ बढ़ता है, क्योंकि ठंडी अग्नि यानी हीट प्रदान करती है ना हमारे शरीर में, हाँ हाँ, मंद हो जाएगी। करती है। तो अगर हीट अगर कम हो गई तो डेफिनेटली उसके अपोजिट जो है वो बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? तो कफ ही बढ़ेगा। हाँ, पित्त के प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको याद रखने हैं और लर्न करने हैं अच्छे से। पाचक पित्त, रजक पित्त, रंजक पित्त है वो, रजक नहीं है, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। मैं सिर्फ ये नाम बता देती हूँ, आप इतना सिर्फ नाम लर्न करके रखिएगा, कल हम आगे देखेंगे। तो पित्त कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। ये 5 प्रकार के पित्त है। ये अभी पित्त ये अलग अलग जगहों पे होते हैं, तो वो जगह हम लोग कल देख लेंगे।